ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री और ऑर्थोगोनल कर्व्स, जिसको शॉर्ट में ओटी बोलते हैं। तो ऑर्थोगोनल मतलब होता है कि कोई भी दो कर्व्स, ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब कोई भी कर्व जो 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करे। जैसे डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इज ए फैमिली ऑफ कर्व्स whose each member intersects with each member of given family at 90 डिग्री। तो हमारे पास दो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, दो फैमिली हैं कर्व्स की, जिसमें हर एक मेंबर पहले फैमिली का हर एक मेंबर दूसरे फैमिली के साथ 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल देखें तो अब जैसे सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एक फैमिली हो गई। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के लिए जो डायगोनल्स होते हैं, कोई भी डायगोनल ले लो एक, तो जो फैमिली ऑफ डायगोनल्स होएगी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कहेगी, क्योंकि ये हर एक मेंबर के साथ 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। कर्व वन जैसे C1 फैमिली C1 है, सर्कल्स की फैमिली है एक, और दूसरी डायगोनल्स की फैमिली, तो ये हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो यही इसका मतलब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री मतलब कि एक फैमिली जिसका हर एक मेंबर दूसरे फैमिली के हर एक मेंबर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। 36 का आंकड़ा, ठीक है। तो निकालते कैसे हैं इसमें क्या होता है कि एक फैमिली की इक्वेशन दे रखी होती है, दूसरे फैमिली की इक्वेशन ही निकालनी रहती है, और उसको निकालने का तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन से निकालते हैं हम, और हम कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन हमेशा नहीं निकाल सकते। ये हमेशा है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड। तो निकाल से कहते हैं, तो वो कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं टू गेट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। इसमें स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं, स्टेप्स टू गेट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। फर्स्ट स्टेप है, इक्वेशन दे रखी होगी फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन दे रखी होगी। तो पहले हमको सबसे पहले फाइंड dy बाई डी एक्स, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे। उसके बाद क्योंकि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री मतलब 90 डिग्री पे करते हैं, तो 90 डिग्री पे हमको पता है कि dy बाई डी एक्स होते हैं m1 m2 -1 होता है। m1 m2 मतलब एक कर्व की स्लोप दूसरे कर्व की स्लोप, बेसिकली स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, काफ़ी स्लोप तो स्ट्रेट लाइन की होते हैं। तो m1 m2 -1 होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करते हैं किससे, -dx अपॉन dy से। और उसका मतलब क्या है, क्योंकि हमको जो फैमिली दे रखी है उसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री मतलब परपेंडिकुलर कर्व्स की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है, तो उसके लिए पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स में -dx अपॉन dy निकालेंगे, तो वो फिर जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी उसको हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो स्टेप सेकंड है। स्टेप थर्ड में क्या होगा, 10 ऑब्टेन्ड इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड, डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड फॉर ओटी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए। इस प्रकार जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ओटी ऑफ, फर्स्ट है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। ये कोई कर्व है, कर्व की इक्वेशन है। वैसे हाइपरबोला होता है, लेकिन k वेरिएबल है, तो ये फैमिली हो जाएगी। तो हम k की वैल्यू अलग अलग रखेंगे, उससे हमारे बहुत सारे हाइपरबोलास मिल जाएंगे। जो भी कर्व है हमको आइडेंटिफाई नहीं करना, नहीं कोई पूछेगा कि हाइपरबोला, पैराबोला है, कुछ और है। हमको बस इक्वेशन दे रखी है, और इस इक्वेशन से हमको ओटी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है इस इक्वेशन की। तो सबसे पहले क्या तरीका है, dy बाई डी एक्स निकालो। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x माइनस dy बाई डी एक्स, 2 बाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, के स्क्वायर 0। यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लो, dy बाई डी एक्स आ जाएगा x अपॉन बाई
अब dy बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस करेंगे। dy बाई डी एक्स को हम माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस किया तो ये माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन वाई। अब वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो डी एक्स के नीचे x और डी वाई को उधर भेज के ये बन जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वाई। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी की जगह यहाँ पे लॉग सी, क्योंकि सब कुछ लॉग में है तो हमेशा सी की जगह लॉग सी लेना चाहिए क्योंकि इससे सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है। अब इस लॉग एक्स को इधर ले जाएंगे तो ये लॉग एक्स प्लस लॉग वाई को हम लॉग एक्स बाई प्लस लॉग सी या माइनस लॉग सी कुछ भी रहने दो, प्लस लॉग सी प्लस जीरो। यहाँ से एक्स बाई इंटू सी की वैल्यू 1 आ जाएगी, एंटी लॉग लेंगे तो चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। ये है लॉग एक्स वाई इंटू सी इक्वल्स टू जीरो, एंटी लॉग लिया तो ये एक्स वाई इंटू सी इक्वल्स टू जीरो, सी को ई पावर 0 1, तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन सी। ये इसके ओ टी की इक्वेशन आ जाएगी। ये भी फैमिली ऑफ कर्व सी है। कैसे? सी की वैल्यू चेंज होगी और एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, ये हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो हाइपरबोला में पढ़ेंगे, लेकिन इसका ग्राफ हमने बनाया है फंक्शन चैप्टर में वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स 2 अपॉन एक्स 3 अपॉन एक्स का, तो वहाँ से समझ सकते हैं। तो तरीका अभी यहाँ पे हम बस ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको जो इक्वेशन दे रखी है उसको डिफरेंशिएशन करके डी वाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई डी एक्स को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस करेंगे और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो इक्वेशन ऑब्टेन होगी उसको हम बोलेंगे ओ टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सर्कल बनाया है तो एक सर्कल की इक्वेशन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सेकंड बोल देते हैं, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन होती है जिसकी रेडियस, फैमिली ऑफ सर्कल्स है ऑब्वियसली के आर की वैल्यू चेंज होगी तो सर्कल चेंज हो जाएगा। सेंटर इसका 0 0 है, ऑरिजिन सेंटर रेडियस आर, तो बहुत सारे हैं। अब हमको पता है कि इसको सॉल्व करने के बाद ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस आएगी क्योंकि डायगोनल लाइंस होते हैं, तो हम तो अपने प्रोसेस से करते हैं। तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन करके 2x प्लस 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 0। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाली तो आ जाएगा ये माइनस एक्स अपॉन वाई। अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देना माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। ये माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू आएगी माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस माइनस कट गया और वेरिएबल सेपरेबल, तो डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वाई। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट किया तो ये लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस लॉग सी। लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग सी बाई या बाई सी लिख सकते हैं, तो यहाँ से लॉग कैंसिल किया तो ये एक्स की वैल्यू सी बाई आ जाएगी या वाई की वैल्यू हम एक्स अपॉन सी बोल सकते हैं। क्या ये फैमिली ऑफ लाइन्स है? बिल्कुल, जिसकी स्लोप 1 अपॉन सी है। अब सी चेंज होता जाएगा तो ये लाइन चेंज हो जाएगी, लेकिन एक चीज़ फिक्स है इसमें, वो है पॉइंट जिससे पास हो रही है, और वो पॉइंट है 0 0 ऑरिजिन। ये जो लाइन है ना फैमिली ऑफ लाइन्स है वो ओरिजिन से पास हो रही है और होनी भी चाहिए क्योंकि ये सर्कल के लिए और तो ट्रैजेक्टरी है और सर्कल का सेंटर 0 0 है, तो डायगोनल्स तो हमेशा उसके सेंटर से पास होते हैं, तो सेंटर इसका 0 0 है, ये भी 0 0 से पास हो रहा है, तो ये इसका ओ टी और आंसर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और इसको नाम दिया है रेट चेंज। रेट चेंज एंड फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन।
ये क्या चीज़ है? ये इसमें बेसिकली ये जो टॉपिक है वो फिजिक्स में ही पढ़ा है। फिजिक्स में एक चैप्टर है कुछ बोलते हैं इसको रेडियो एक्टिविटी, उससे रिलेटेड है। तो इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया कॉलम, द रेट ऑफ increase or increment is proportional to the number present if it is found that the number doubles in 4 hours, then find the number of times the bacteria are increased in 12 hours. तो क्वेश्चन पढ़ लो, लिख लो, उसके बाद समझो इसको क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है, इन ए सर्टेन कल्चर, कोई भी इंडियन कल्चर, ऑफ बैक्टीरिया का कल्चर है, द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। मतलब जो बैक्टीरिया है वो किस रेट से बढ़ रहे हैं, वो उसके प्रोपोर्शनल है जो अभी नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने अवेलेबल हैं। इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, तो 4 घंटे में डबल हो जाते हैं, तो अभी तेजी से बढ़ रहा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर्स, तो 12 घंटे में कितने टाइम बढ़ जाएंगे वो पूछा गया है। तो हम सवाल कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, वो देख लो। तो अभी हम प्रेजेंट सपोज कर लेते हैं कि लेट प्रेजेंट नंबर ऑफ बैक्टीरियाज n मान लेते हैं। ठीक है, तो जो उसकी रेट चेंज है उसको हम dn/dt बोलेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। वो प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेजेंट n है। तो ये इक्वेशन बनी प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स। तो अगर हम उसको प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेके आएंगे, कांस्टेंट मान लेते हैं kn। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई dn/dt kn। इसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो ये बन जाएगा dn/n = k dt। और उसमें कुछ बोला गया है, इफ इट इज फाउंड दैट नंबर डबल्स इन 4 आवर्स। तो ये करंट में अवेलेबल n माने हमने, चलो हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में n0 थे और डबल हो जाते हैं 4 घंटे में, तो ये 4n0 हो जाएंगे। और इधर टाइम कितना चेंज होता है, 0 से कितने टाइम में लगता है, 4 घंटे में, तो 4। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये log n, डेफिनेट इंटीग्रेशन है और हमने यूज किया है इसको एरिया निकालने में। कर सकते हैं, भले डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, इतना फिजिक्स नहीं पढ़ा है। इक्वल्स टू kt और इधर लिमिट आएगी 0 to 4। इसको सॉल्व किया तो इधर आएगा log 2 n0 माइनस log n0 इक्वल्स टू k इंटू 4 माइनस 0। ये log 2 है, log 2 n0/n0, इधर 4k। तो k की वैल्यू निकाली हमने यहाँ से, k इक्वल्स टू 1/4 log 2। k था प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं जिसको, जो हमने लिया था यहाँ पे k।
तो के की वैल्यू निकाल ली। अब उन्होंने बोला था फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर्स। तो टाइम अब हमको 0 से 12 लेना है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग एन नॉट माना है तो लास्ट वाला हमको निकालना है। तो इसको ही इंटीग्रेशन को फिर से सॉल्व करेंगे, लेकिन लिमिट क्या होगी, लिमिट इस बार डिफरेंट होगी। स्टार्टिंग में एन नॉट होगी और लास्ट हमको निकालना है, तो उसको एन मान लेते हैं और ये डी एन अपॉन एन, और इधर इस बार के को के नहीं रखेंगे, के की वैल्यू हमारे पास है। ये ही के की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये पहले किया था पहला वाला, क्योंकि ये जो दिया ये हमेशा ऐसा दिया जाता है, या तो के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या के की वैल्यू दे रखी हुई कुछ और निकालना पड़ेगा। ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है इसमें कि जब बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे होते हैं तो डी एन अपॉन डी टी को पॉजिटिव लेते हैं, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो नेगेटिव लेते हैं, अगर के दिया गया हो तो। और के नहीं दिया गया हो तो उसको कैसे भी ले सकते हैं, वो के अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेंगे उस पर। तो यहाँ पे अब हमारा के है log 2/4 इंटू डी टी। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इधर तो आ जाएगा ये log n/n0 और इधर आएगा log 2/4 12 - 0। तो यहाँ से log n/n0 की वैल्यू 4 से ये log 2 अलग मल्टीप्लाई, ये बाहर है log से 12 - 0, तो ये 3 log 2 आ जाएगा। 3 को उधर ले जाएंगे तो n/n0 की वैल्यू आ जाएगी 2⁻3, 8 होती है, तो n = 8n0। तो कितने टाइम्स हो जाएगा, जो n है वो 12 आवर्स बाद n0 का 8 टाइम्स हो जा रहा है, तो 8 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है लेट a spherical ball loses its volume which is directly proportional to its instantaneous area. Also at t = 0 r is 2 meter and at t = 3 hours r is 1 meter. Decreasing because ball is losing its volume, so r should be decreasing. 2 से 1 हो गई। फाइंड रेडियस एज फंक्शन ऑफ टाइम और टी। क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्पेरिकल बॉल है जो इसका वॉल्यूम लूज कर रही है और जो उसके इंस्टेंटेनियस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक 2 पार्टिकुलर टाइम्स पे उसकी रेडियस दे रखी है डिफरेंट। तो हमको रेडियस निकालनी है, फाइंड द रेडियस एज फंक्शन, आर हमको टी के फॉर्म में निकालने, टाइम के फॉर्म में। तो दे रखा है कि वॉल्यूम इसका लूज कर रही है, तो dv/dt है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इंस्टेंटेनियस एरिया। तो स्पेयर का एरिया 4πr² होता है, 4πr² हमको dr/r निकालना है टी के टर्म्स में, तो हमको r ही चाहिए। तो इसमें पहले इसको प्रोपोर्शनल साइन को डालते हैं, तो एक k कांस्टेंट लेके आते हैं, डी वी की जगह हम 4/3πr क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम होता है स्पेयर का 4k πr²।
इसको डिफ्रेंशिएशन करके लिख सकते हैं, तो वो आएगा 4/3 बाहर पाई आर क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3r², इधर आ जाएगा dr/dt, और इधर ये है 4k पाई r²। तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई से 4 एंड पाई कट जाएगा, r² से r² भी कट जाएगा, तो यहाँ से dr/dt की वैल्यू आ जाएगी k। ये नहीं पूछा, पूछी है रेडियस इन टर्म्स ऑफ k, t इन टर्म्स ऑफ t। तो पहले तो हमको k निकालना पड़ेगा, है ना, और k निकालने के बाद फिर हम तो पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं, dr इक्वल्स टू k dt आ जाएगा। तो इसमें लिमिट, पहली लिमिट लगेगी, पहली लिमिट है t इक्वल्स टू 0 पे r इक्वल्स टू 2 है, तो t इक्वल्स टू 0, t r इक्वल्स टू 2 है, t इक्वल्स टू 0। हाँ बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ जो मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा था कि जब डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम तो माइनस लेना चाहिए dy/dt, लेकिन यहाँ पे k नहीं दे रखा तो k अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, डिक्रीज हो रहा है ना इसलिए। तो जब k नहीं दे रखा हो तब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो चलेगा, लेकिन k जब दे रखा हो तो डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव और इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव लेना है। तो r इक्वल्स टू 2 पे, t इक्वल्स टू 0 पे r इक्वल्स टू 2 है, और t इक्वल्स टू 3 पे r इक्वल्स टू 1 है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये r आएगा 1 माइनस 2, और इधर k इंटू 3 माइनस 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी -1/3, k की वैल्यू आ गई -1/3। अब k को यहाँ पे रखेंगे तो dr/dt की वैल्यू आ जाएगी dr/dt कितना आ जाएगा -1/3। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से r की वैल्यू आ जाएगी -1/3 t प्लस एक कांस्टेंट c। यहाँ पे कांस्टेंट क्यों नहीं आ जाता, क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व किए थे, यहाँ पे मैंने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व किया है तो इसलिए c लिया है। अब c को कैसे निकालेंगे, c के लिए कोई भी एक वैल्यू यूज कर दो, t इक्वल्स टू 0 डालो और r इक्वल्स टू 2, तो 2 इक्वल्स टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। देखो कैसे आई c की वैल्यू, t इक्वल्स टू 0 इसमें डाला, r की वैल्यू 2 डाली तो c की वैल्यू, अब c इसमें डालना है तो r की वैल्यू -t/3 प्लस 2, ये इसका आंसर, ये पूछा है। देखो क्या पूछा, फाइंड रेडियस एज फंक्शन ऑफ t, तो रेडियस आ गई फंक्शन ऑफ t -t/3 प्लस 2।